हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के MCQs बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अभी आपको पता है कि 18 जून के आसपास UGC नेट का आपका एग्ज़ाम है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जहाँ पर भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। साथ ही साथ DSSS, PGT और TGT हिंदी का पेपर भी पास में ही है। तो वो उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शुरुआत करते हैं हम अपने प्रश्नों की। तो देखते रहिए और अपना स्व मूल्यांकन कीजिए कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1, प्लेटो का समय सीमा क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। तो जो जितने भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र के पाश्चात्य कवि हैं और उन्होंने जो भी सिद्धांत दिया काव्य के क्षेत्र में, वो सारे जो सिद्धांत हैं मैंने एक एक करके पढ़ा रखे हैं। जिस किसी स्टूडेंट ने भी वो सिद्धांत नहीं देखे हैं तो वो SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर ज़रूर जाएं, प्लेलिस्ट चेक करें। वहाँ पर आपको सारा सब कुछ बहुत ही डिटेल से और बहुत ही आसान शब्दों में मैंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र को पढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत ही टफ लगता है। तो सारी वीडियोस मैंने डाल रखी और वीडियो डालने के बाद ही आज की वीडियो में मैं MCQs लेकर आई हूँ। अगर आपने वो वीडियो देख ली हैं, आपने अपने नोट्स बनाए हैं, तो आप प्रश्नों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, प्लेटो का समय सीमा क्या है। ऑप्शन है हमारे पास 4, A, B, C और D। और ऑप्शन ए में दिया गया है 427 ईस्वी पूर्व। ये सन नहीं है, ये ईस्वी पूर्व की बात हो रही है यहाँ पर। और 347 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन हम सारे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सारे ऑप्शन पढ़ने से बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्लेटो का जो समय सीमा है, जो प्लेटो का समय था, वो 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व माना जाता है। अब प्लेटो है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, कार्ल रीस है। तो ये जितने भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र हैं, कई बार UGC नेट जैसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनको समय सीमा के हिसाब से काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो सभी को आपका कालक्रम पता होना चाहिए। बढ़ते हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, द रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न है, द रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए में है ड्राइडन, बी में प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी क्रोचे। तो आपको राइट आंसर चूज करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा प्लेटो। तो द रिपब्लिक, द स्टेट्स और द लाज, ये तीनों जो रचनाएं हैं ये प्लेटो की हैं। और मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से जो प्लेटो का सिद्धांत था वो पढ़ाया था। तो फिर से आपसे कहती हूँ कि अगर आपने ये सिद्धांत नहीं पढ़े हैं तो आप ज़रूर पढ़ लें। प्रश्न नंबर 3, द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ किसने लिखा। द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ किसने लिखा। ऑप्शन ए MK गांधी, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी TS इलियट और प्लेटो। मैंने अभी इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था द स्टेट्समैन, द लाज, और ये दो सारे जो रचनाएं हैं ये प्लेटो की हैं। और मुख्य रूप से जो प्लेटो की रचनाएं हैं वो 3 ही है। नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पर्सन है, द लाज के लेखक हैं। ये बुक का नाम है, किसी ग्रंथ का नाम है। पाश्चात्य शास्त्र के जितने भी कवि हैं उन्हीं के ग्रंथ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो द लाज के लेखक हैं ऑप्शन ए प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, अरस्तु या फिर बेकन। पर्सन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो भी प्लेटो ही होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप चाहते हैं कि हमें इसी प्रकार की और वीडियोस मिलती रहें तो हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल की विजिट ज़रूर करें, प्लेलिस्ट चेक करें, वीडियोज़ में देखें। लगभग मैंने 90% जो सिलेबस है हिंदी साहित्य का, चाहे वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो चाहे हिंदी साहित्य के चारों काल हो, मैंने लगभग वहाँ पर संपूर्ण करवा रखे हैं। जो स्टूडेंट DSSS, TGT, PGT हिंदी की तैयारी करना चाहता है उसका भी मैंने सिलेबस के अनुसार क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके वीडियोस डाल रखी है। थंबनेल से आपको पता चल जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़कर निःशुल्क अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। और कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण क्या था।
अभी तक हमने प्लेटो का समय सीमा देखी, उसके बाद हमने प्लेटो की तीनों रचनाएं देखी और प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत क्या बताया है कि कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण क्या था, मतलब कला को क्या मानते थे। अब पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जितने भी कवि थे वो कला को कोई अनुकरण मानता है तो कोई मिथ्या अनुकृति मानता है, सभी के अलग अलग विचार हैं। तो कला के प्रति प्लेटो का क्या दृष्टिकोण था। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और ऑप्शन है सौंदर्यवादी, उपयोगितावादी, आनंदवादी और मानवतावादी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यूजीसी नेट में भी एक बार पीजीटी एस्टेट में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो आज की जो वीडियो है एस्टेट वाले स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयोगितावादी। देखो प्लेटो का ये कहना था कि इन्होंने एक पंक्ति कही थी कि एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी हमारे लिए महत्व रखती है अगर वो हमारे लिए उपयोगी है तो यही दृष्टिकोण जो था प्लेटो का काव्य के प्रति था। अगर काव्य हमारे लिए उपयोगी है तो उसका महत्व है, अगर वो उपयोगी नहीं है तो कोई हमारे लिए महत्व नहीं है। जिस प्रकार से गोबर से भरी हुई टोकरी का अगर हमारे लिए कोई उपयोग है, कोई महत्व है तो वो हमारे लिए उपयोगी है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण क्या था, तो ये उपयोगितावादी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और यही प्रश्न अभी आपके सामने आ गया है जो अभी मैं बोलकर बता रही थी। प्रश्न नंबर 6, एक गोबर से, और 100+ जो MCQs है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। एक गोबर से भरी टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती हो, तो ये विचार किसका है, ये मैंने आपको अभी अभी बताया। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले कवि की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7, साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता है। प्रश्न नंबर 7 का आपको राइट आंसर बताना है, साहित्य को मिथ्या अनुकृति। प्लेटो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि जो साहित्य है वो मिथ्या अनुकृति है, क्योंकि उनका ये कहना था कि कवि जो है इस जगत में रहता है, संसार में रहता है और संसार पहले से ही भगवान की रचना है, उनकी अनुकृति है। तो फिर मनुष्य जो है उस अनुकृति की भी अनुकृति करता है, उसका अनुकरण करता है, इसलिए ये मिथ्या है। तो ये प्लेटो का मत था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कवि या कलाकार तो नकल की नकल करता है, ये विचार किस पाश्चात्य समीक्षक का है। प्रश्न नंबर 8 का भी आपको राइट आंसर बताना है। अगर इस प्रकार से आप 8-10 प्रश्न करते हैं तो जो सिद्धांत है जिस कवि ने भी दिया है वो इतना आपका प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बार ये ज़रूर कहूँगी कि आप वीडियो एक बार ज़रूर देख लें जो मैंने डाल रखी हैं सिद्धांत की, उसके बाद ये प्रश्न आप झट से सॉल्व कर देंगे। तो अभी मैंने बताया नकल की नकल, ये बात कौन कहता है, तो ये प्लेटो कहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और प्रश्न नंबर 9, काव्य को नैतिकता और उपयोगिता के मानदंड से परखने का पक्षपाती था। प्रश्न नंबर 9 का आपको राइट आंसर बताना है। अभी मैंने बताया कि जहाँ पर भी उपयोगिता शब्द आ जाए, और इसने साथ साथ ये भी कहा था कि नैतिकता होना बहुत ज़रूरी है काव्य के अंदर। अगर काव्य के अंदर नैतिकता नहीं है तो उस काव्य का कोई महत्व नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट हैं, ये प्लेटो से जुड़े हुए हैं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और प्लेटो इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, प्लेटो के अनुसार काव्य के प्रयोजन क्या है। काव्य का अभी हमने सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इस प्रकार जो प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ और काफ़ी अच्छा आप फील करेंगे प्रश्नों को करके, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्लेटो के अनुसार काव्य का प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। देखो कोई भी काम हम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, हमारा कोई ना कोई प्रयोजन होता है। उसी प्रकार से अगर कोई कवि काव्य रचना करता है तो उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो प्लेटो के अनुसार काव्य का उद्देश्य क्या था, काव्य का प्रयोजन क्या था। प्रश्न नंबर 10, इसके ऑप्शन है आपके पास सत्य का उद्घाटन, मानव कल्याण और राष्ट्र का उत्थान। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन काव्य के प्रयोजन माने हैं प्लेटो ने। प्रश्न नंबर 11 है, कवि का मैं तो एक मोची से कम है, ये विचार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन, ये कथन भी प्लेटो का है।
ये कथन भी प्लेटो का है। प्लेटो ने ये कहा था और इस बात के ऊपर काफ़ी विद्वानों में विवाद छिड़ा था कि कवि का महत्व तो एक मोची से भी कम आंकलन किया है प्लेटो ने। तो ये कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है कि कवि का महत्व एक मोची से भी कम किसने आंका है, तो ये प्लेटो ने। क्योंकि मोची जो काम करता है उसके हमारे लिए कोई ना कोई उपयोगिता होती है। प्लेटो का काव्य संबंधी चिंतन दूषित है क्योंकि, अब आपको रीजन बताना है। देखो, सभी विद्वानों ने अपने अपने तरफ से अपना अपना दृष्टिकोण दिया काव्य के प्रति। तो किसी ने उसको अच्छा माना और किसी ने वो जो विचार था, दृष्टिकोण था, वो किसी को अच्छा नहीं लगा। तो किस कारण से दूषित माना है? प्लेटो का काव्य संबंधी जो चिंतन था वो दूषित है क्योंकि केवल उपयोगितावाद को महत्व देना पशु धर्म है। कवि का महत्व वह मोची से भी कम मानता है। कविता को नैतिकता और सदाचार की कसौटी पर कसता है। और ये सभी पॉइंट्स आपको पता है कि हम अभी अभी ऊपर करके आए हैं। तो इसलिए दूषित है क्योंकि उसने उपयोगितावाद को महत्व दिया, मोची से भी कम महत्व माना कवि का, नैतिकता और सदाचार की कसौटी पर कसता है, इसलिए ये दूषित है। तो ये सारे जो ऑप्शन हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, इनमें से प्लेटो ने काव्य के संबंध में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो प्लेटो ने काव्य के संबंध में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अब सिद्धांत बताना है आपको, तो कौन सा सिद्धांत है? प्लेटो ने कौन सा सिद्धांत दिया? अनुकरण का सिद्धांत दिया। अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत किसका है? क्रौंचे का सिद्धांत है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा का सिद्धांत दिया। इस प्रकार से आपको ऑप्शन भी करते हुए चलना है। अरस्तु के गुरु का क्या नाम है? प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? तो अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था। प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, अब अभी तक हमने जितने भी 14-15 प्रश्न किए वो सारे प्लेटो से संबंधित थे। अब दूसरा पाश्चात्य कवि आता है अरस्तु, और अब हम देखेंगे कि अरस्तु का समय क्या है, कौन सी शताब्दी, कौन सी सदी से, कौन से ईस्वी पूर्व से कहाँ तक उनका समय रहा। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आप ध्यान से देखें और उसके बाद इसका राइट आंसर बताएं। तो ऑप्शन ए जो है अरस्तु के समय का राइट ऑप्शन होगा। 374 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व अरस्तु का समय था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी रचना अरस्तु की है? आपको ये बताना है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर, अरस्तु की रचना कौन सी है? पॉलिटिक्स, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और ये सभी, द रिपब्लिक, द स्टेट्स और द लॉज, ये मैंने तीनों आपको बताई थी कि सारी प्लेटो की है। तो अभी कौन सी जो राइट ऑप्शन होगा वो पोइटिक्स होगा, जो कि अरस्तु की रचना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, इनमें से अरस्तु ने कौन से काव्य सिद्धांत दिए? तो अरस्तु का काव्य सिद्धांत आपको बताना है। प्रश्न नंबर 17 का राइट ऑप्शन होगा। तो आपको पता है कि अरस्तु ने 2 सिद्धांत दिए थे, अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत, और दोनों मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर पढ़ा रखे हैं, बहुत ही आसान शब्दों में समझा रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु ने 2 सिद्धांत दिए थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18, अरस्तु के अनुसार अनुकरण का अर्थ है। अब आपको पता है कि अरस्तु ने अनुकरण का सिद्धांत दिया था। अब अनुकरण का अर्थ क्या माना अरस्तु ने? ऑप्शन ए जीवन का अनुकरण, ऑप्शन बी कला प्रकृति की अनुकृति है, ऑप्शन सी हूबहू नकल की अनुकृति है, और इनमें से कोई नहीं। तो अरस्तु का सिद्धांत जो था काफ़ी सुंदर था, अनुकरण के बारे में जो उन्होंने सोचा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कला प्रकृति की अनुकृति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान। यह व्याख्या अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की किसने की? मतलब अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के बारे में यह व्याख्या किस विद्वान ने दी? आपको राइट आंसर बताना है और राइट आंसर होगा इसका प्रोफेसर बूचर। तो अगर आपने वीडियो देखी है तो आप सीधा इसे टिक कर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और प्रश्न नंबर 20, अनुकरण का अर्थ
सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना है, ये विचार किसका है? ये भी सीधी लाइन, सीधी स्टेटमेंट, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ये सीधी स्टेटमेंट है अनुकरण के बारे में, प्रोफेसर मरे का कथन है। थोड़ा सा फास्ट करते चले जाएंगे। इनमें से अरस्तु, नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का तथ्य कौन सा नहीं है? अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का तथ्य कौन सा नहीं है? नहीं वाले पे आपको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि इस जल्दबाजी में हम कई बार प्रश्न को गलत कर देते हैं। प्रश्न नंबर 21 का राइट ऑप्शन होगा, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, कविता सत्य से 4 गुनी दूर है। ये था, तो ये सही नहीं है। बाकी ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के बारे में ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो से भिन्न है क्योंकि कविता को वह नैतिक मानदंडों पर नहीं तोलता, काव्य कला को वह सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला मानता है। अरस्तु ने काव्य की व्याख्या दर्शन और राजनीति के चश्मे से नहीं की, और ऑप्शन डी में ये सभी ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है कि इसने प्रश्न ये पूछा है कि जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है और जो प्लेटो का सिद्धांत है ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। तो डिफरेंट करने के लिए, भिन्न करने के लिए 3 तथ्य दिए गए हैं, जिसके कारण अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो से भिन्न है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विरेचन सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? प्रश्न नंबर 23, विरेचन सिद्धांत का जन्मदाता, तो विरेचन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु। विरेचन शब्द का संबंध है, विरेचन का मतलब शब्द का संबंध किससे है? प्रश्न नंबर 24 का आपको सही आंसर बताना है। मिमेसिस से, सत्य शिवम सुंदरम से, और ये कैथारसिस से, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विचारों को जिस प्रकार रेचक औषधियों से बाहर निकाल देता है, मतलब जो शारीरिक हमारे शरीर के अंतर्गत, जैसे अब आजकल आप टॉक्सिन्स बोलते हैं, यानी कि जो भी अशुद्धियाँ हमारे शरीर के अंदर हैं वो बाहर निकल जाती हैं, उसी प्रकार से शारीरिक विचारों को जिस प्रकार रेचक औषधियों से बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार करुण और त्रासदायक भावों का निष्कासन ट्रेजेडी के द्वारा किया जाता है। यह मत किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? प्रश्न नंबर 25 का आपको राइट आंसर बताना है। तो कौन से सिद्धांत की व्याख्या करता है? विरेचन का सिद्धांत। और ट्रेजेडी जहाँ पर आ जाए तो आपको दुखांत वाली बात याद रखनी है, दुखांत नाटक मीमांसा, मतलब कि ये दोनों ही पॉइंट आ जाएंगे, और ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेजेडी का कर्तव्य, प्रश्न नंबर 26, ट्रेजेडी का कर्तव्य कर्म केवल करुणा त्रास के लिए माध्यम प्रस्तुत करना नहीं अपितु एक सुनिश्चित कलात्मक पारितोष प्राप्त करना है। ये मत किसका है? देखो मत भी पूछे जाते हैं, एक बार आपको मत पढ़कर और थोड़ा सा हिंट आपको बना लेना है ताकि आप पेपर में इजीली इनको टिक कर सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर बुचर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का सूत्रपात करने का श्रेय, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रश्न नंबर 27 का राइट ऑप्शन होगा, प्रश्न नंबर 27 का लोजाइंस, उदात्त का जो सिद्धांत है वो लोजाइंस ने दिया था। ऑन द सबलिम नामक पुस्तक का संबंध है, अब ये बताना कि ऑन द सबलिम जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो ये प्रश्न नंबर 28 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लोजाइंस का जो सिद्धांत था वो उदात्त का सिद्धांत था। लोजाइंस की पुस्तक का नाम ऑन द सबलिम था। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं, तो मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया, अभिव्यंजनावाद के जो प्रवर्तक है वो क्रॉन्चे हैं। लोजाइंस का उदात्त का सिद्धांत है, प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रॉन्चे का समय जीवन काल क्या है? तीसरा जो है पाश्चात्य कवि हमारे सामने आ गए हैं। प्रश्न नंबर 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्रॉन्चे का जो समय सीमा है वो 1866 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक, ये इनकी समय सीमा है। प्रश्न नंबर 31 है, एस्थलेट्स, ये इंग्लिश में है थोड़ा सा,
तो प्रश्न नंबर 30 हमने कर दिया था। प्रश्न नंबर 30 है क्रोचे का समय जीवन काल क्या है। तो प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1866 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक। और एस्थेल्स ये जो भी है इंग्लिश में है ये, तो नामक ग्रंथ के जो रचयिता हैं एस्थेल्स जो है, या एल साइलेंट आप रख के अगर इसका प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये भी क्रोंचे का ग्रंथ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32, क्रोंचे ने ज्ञान के कितने रूप माने हैं। क्रोंचे के जो सिद्धांत था वो अभिव्यंजनात्मक था, और क्रोंचे ने ज्ञान के कितने रूप माने हैं। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी, तो ज्ञान के 2 रूप माने हैं। अभी आगे प्रश्न आ रहा है। प्रश्न नंबर 33, सहजानुभूति को क्रोचे ने क्या नाम दिया। सहजानुभूति को क्रोचे ने क्या नाम दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यंजना, जैसे कि इसके सिद्धांत के नाम से भी यही है। और प्रश्न नंबर 33 है, किस विद्वान ने अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमेशा पेपर में ये पूछा जाता है कि किस विद्वान ने अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान कहा है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। भारतीय वक्रोक्ति, जैसे कि हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति सिद्धांत जो कुंतक ने दिया है उसी का विलायती उत्थान कहा गया है। प्रश्न नंबर 35 है, संप्रेषणीयता का सिद्धांत पाश्चात्य काव्य शास्त्र में किसने दिया। यानी कि संप्रेषण का सिद्धांत भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र में किसने दिया। प्रश्न नंबर 35, तो अरस्तु, प्लेटो, लोजाइन्स, और डी ऑप्शन है I.A. रिचर्ड्स। तो संप्रेषण का जो सिद्धांत है वो I.A. रिचर्ड्स ने दिया था। प्रश्न नंबर 36, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक ग्रंथ के लेखक हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना अक्सर पेपर में पूछी जाती है। और प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा I.A. रिचर्ड्स। तो I.A. रिचर्ड्स का आपको ध्यान रखना है, संप्रेषण का सिद्धांत दिया और ये इनके ग्रंथ का नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। I.A. रिचर्ड्स का जीवन काल क्या है। प्रश्न नंबर 37, I.A. रिचर्ड्स का जीवन काल 1893 ईस्वी से 1979 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 38 है, कला का मूल्य सिद्धांत के जन्मदाता। कला का मूल्य सिद्धांत के जन्मदाता, यानी कला का जो मूल्य सिद्धांत था ये किसने दिया। प्रश्न नंबर 38 ये भी I.A. रिचर्ड्स का ही था। और प्रश्न नंबर 39, भाषा का प्रयोग भाव की प्रेरणा से होता है। कह रहा है कि भाषा का प्रयोग भाव की प्रेरणा से होता है। जब तक हमारे मन में कोई भाव नहीं आएगा तो भाषा की अभिव्यक्ति ही नहीं होगी। ये विचार किसका है। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ये भी रिचर्ड्स का है, I.A. रिचर्ड्स का। आदिम, प्रश्न नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। आदिम आवेगों की सत्ता को किसने स्वीकार किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप इसे करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसी का राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड्स। और भाषा में लहजा यानी कि टोन का विशेष महत्वपूर्ण है, और जिसका आधार संबंध न होकर भाव दशा है। तो ये विचार किसका है। प्रश्न नंबर 41, यानी कि भाषा में भाव, ये शब्द आप जरूर याद रखना, भाषा में भाव होना चाहिए और उसी से भाषा की अभिव्यक्ति होती है। तो ये सिद्धांत जो था I.A. रिचर्ड्स का कहना था, ये विचार जो था वो रिचर्ड्स का था। रिचर्ड्स ने भाषा का कौन सा भेद नहीं माना है। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर बताना है कि भाषा के उसने 3 भेद माने हैं, भाव, लहजा और अभिप्राय। तो कौन सा नहीं माना है, ये ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 42 का। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपको बहुत ही पेशेंस के साथ सारे क्वेश्चन सोल्व करना है। और अगला प्रश्न है हमारा, नई समीक्षा के जन्मदाता। नई समीक्षा के जन्मदाता बताना है आपको कौन है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो ऑप्शन 43 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, लेंगर बंधु। लेंगर बंधु, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, कई बार टीजीटी पीएचडी जैसे एग्जाम में ये सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है। और साहित्येतर मूल्यों के आधार पर काव्य का मूल्यांकन करने के विरोध में जो समीक्षा पद्धति सामने आई उसे क्या नाम दिया गया।
तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा नई समीक्षा, यानी कि हम जो अलग अलग सिद्धांत थे अब हम नई समीक्षा का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उसके प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इनमें ध्यान रखना है। रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत की तुलना किस भारतीय सिद्धांत से की गई है? प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर बताना है। और ये जब मैंने पढ़ाया था तब भी बताया था कि रिचर्ड्स का जो संप्रेषण सिद्धांत है इसकी तुलना हमारे भट्ट नायक का जो साधारणीकरण का सिद्धांत है उससे की गई है। प्रश्न नंबर 46, नई समीक्षा को व्यवस्थित करने का श्रेय है। नई समीक्षा को, ये भी एक सिद्धांत है और इसको व्यवस्थित करने का जो श्रेय है वो किसको है? तो जॉन क्रोनसेम, जॉन क्रोरेनसम, तो ये है इनका आ जाएगा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। और कौन कला को नैतिक मूल्यों से मुक्त मानता है? कौन कला को नैतिक मूल्यों से मुक्त मानता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। प्रश्न नंबर 47, तो नैतिक मूल्यों से मुक्त कौन मानता है? क्रोंचे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। प्रश्न नंबर 48 जो है, प्रश्न नंबर 48 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है औदात्य। औदात्य का भी एक सिद्धांत है और इमोशन और एटीट्यूड के बीच का संबंध वही है जो संचारी और स्थायी भाव का है। तो ये मत किसने दिया? प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर बताना है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने। प्रश्न नंबर 50, शब्दों के अर्थबोध एवं बिंब ग्रहण से हमें काव्यार्थ का बोध होता है। आपने बिंब पढ़े थे, स्पर्श बिंब, इंद्रिय बिंब, और हमें शब्दों की अर्थबोध, शब्द शक्ति जैसे होती है अर्थों का बोध करवाती हैं। शब्दों के अर्थबोध एवं बिंब ग्रहण से हमें काव्यार्थ का बोध होता है। तो ये जो विचार था ये किसका था? तो प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड्स। और प्रश्न नंबर 51 है, अभिव्यंजना अर्थात किसी बात को कहने का ढंग ही सब कुछ है। अभिव्यंजना शब्द जो है अभिव्यक्ति से बना है। अभिव्यक्ति, किसी बात को कहने का ढंग ही सब कुछ है। तो ये कथन किसका है? अभिव्यंजना के बारे में ये बात किसने की है? प्रश्न नंबर 51 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अभिव्यंजना, ठीक है, अभिव्यंजना का एक अन्य नाम है, जैसे मैंने अभी बताया था एक इससे थोड़ी देर पहले प्रश्न में। तो अभिव्यंजना का एक अन्य नाम है स्वयं प्रकाश ज्ञान। मतलब ये भी कह सकते हैं अपने स्वयं का ज्ञान, स्वयं प्रकाश ज्ञान। प्रश्न नंबर 52। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोंचे ने सौंदर्यवाद की परिकल्पना करते हुए उसके कितने स्तर बताए हैं? क्रोंचे का जो अभिव्यंजनावाद है उसमें सौंदर्यवाद है और सौंदर्यवाद की परिकल्पना करते हुए उसके कितने स्तर बताएं? प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर आपको बताना है। तो कितने बताए हैं स्तर? 4 स्तर बताए हैं। दुखांत नाटक की मीमांसा अरस्तु के किस सिद्धांत से होती है? दुखांत नाटक की मीमांसा अरस्तु के किस सिद्धांत से होती है? प्रश्न नंबर 54, और 54 का राइट आंसर है ए और बी दोनों। और इसमें ए और बी में है अनुकरण सिद्धांत से और विरेचन सिद्धांत से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, और वही ये तो थोड़ी सी फोटो जो है ढंग से नहीं खींची है और अभी बीच में तो मैं वीडियो को नहीं रोकूंगी, लेकिन आप इसको थोड़ा समय, अगर आपके इसके लिए तो भाई माफ़ी चाहेगी, लेकिन देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार। लोजाइन्स ने रचना में औदात्य का संचार करने वाले कितने तत्व माने हैं? प्रश्न नंबर 55, एक मिनट, थोड़ी सी ऊपर वाले जो प्रश्न है यही थोड़े ढंग से नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसे ही देखना पड़ेगा। लोजाइन्स ने रचना में औदात्य का संचार करने वाले कितने तत्व माने हैं? प्रश्न नंबर 55, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। 5 तत्व माने हैं, और जिसने ये पढ़ा है तो उसे सब कुछ पता है। कौन सा तत्व किसी रचना में औदात्य का विधान करता है? तो आपको प्रश्न नंबर 56 का आंसर देना है। 56 का राइट आंसर है डी, उदात्त विचार, उदात्त भाव और उत्कृष्ट माप, और ये सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चरित्रवान व्यक्ति ही उदात्त रचनाएं दे सकता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये, कि एक चरित्रवान जो व्यक्ति होता है वही उदात्त रचनाएं दे सकता है। ये विचार किसका है?
प्रश्न नंबर 57 का सी, तो ये लोजाइन्स का है। उदात्त शब्द जहाँ भी आए तो उदात्त लोजाइन्स से संबंधित है। काव्य का कौन सा भेद अरस्तु ने नहीं माना है? प्रश्न नंबर 58 का बताना है। तो सत्य काव्य को भी माना है, असत्य काव्य और नाट्यात्मक काव्य, लेकिन जो खंड काव्य है उसे अरस्तु ने भेद काव्य का नहीं माना है, नहीं पूछा है आपको। अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत में किसे महत्व नहीं दिया? कवि की निर्माण क्षमता को, कवि की अंतश्चेतना को, कला के स्वतंत्र अस्तित्व को, कला की संवेदन एवं बिंब विधायिनी शक्ति को। प्रश्न नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कवि की अंतश्चेतना को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्लेटो के लिए कला की कसौटी है। प्लेटो के लिए कला की कसौटी है। प्लेटो का मैंने खूब बताया था कि प्लेटो के लिए अगर किसी चीज़ की उपयोगिता है तो वह सब कुछ है, वो काव्य है। तो उपयोगितावाद को आपको ध्यान रखना है। और साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानना है। साहित्य को मिथ्या अनुकृति किसने माना है? प्लेटो ने माना है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा ये प्रश्न आया है। दुखांत नाटकों में कृत्रिम रूप से हमारी करुणा और भय की भावनाओं को निकास का अवसर मिल जाता है, ये मत के सिद्धांत पर लागू होता है। तो ये प्रश्न भी हम पहले कर चुके हैं और ये विरेचन सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेजेडी से सामान्य जनों के मन में व्याप्त भय और करुण की भावनाएं संतुलित हो जाती हैं। तो ये मत है प्रश्न नंबर 63 का ए जो है राइट आंसर होगा, 63 का लेसिंग का। तो ये प्रश्न इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं उसी को थोड़ा सा फोकस करूँगी। प्रश्न नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। लोजाइन्स ने किसे औदात्य का मूल आधार माना है? हर एक जो सिद्धांत है उसका मूल आधार आपको पता होना चाहिए। तो कवि की प्रतिभा को उन्होंने औदात्य का मूल आधार माने है कि जो उदारवादी रचनाएं हैं केवल वही कवि कर सकता है जिसके अंदर, कवि के अंदर प्रतिभा है। रिचर्ड्स के अनुसार भाषा में सामान्यतः क्या निहित होता है? प्रश्न नंबर 65 का जो रिचर्ड्स के अनुसार भाषा में क्या निहित होता है? वाच्यार्थ, भाव, लहजा और अभिप्राय और ये सभी। तो ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिचर्ड्स काव्य का मूल्यांकन किस आधार पर करता है? प्रश्न नंबर 66 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों रागात्मकता से और पाठकों पर पड़े प्रभाव से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और प्रश्न नंबर अब हमारे पास आ गया है 67। काव्य शास्त्र में अनुकरण का अर्थ है। ये तो भाई इसके बाद ये सारे सही हैं क्वेश्चंस, वहाँ पर थोड़े से ये हैं, लेकिन सारे ये क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मैंने अभी अभी ये पीछे करवाए हैं, तो इसको हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। या तो ये फ़ोटो डबल है शायद, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस दोबारा आ चुके थे। अब यहाँ से हम देखते हैं प्रश्न नंबर 80 देखते हैं। द स्कैर्ड वर्ल्ड नामक कृति के रचयिता हैं, ये बताना है। एक बुक जरूर पूछते हैं, एक ग्रंथ का नाम जरूर पेपर में पूछा जाता है। द स्कैर्ड वर्ल्ड नामक कृति के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 80 का बी जो है राइट आंसर होगा। तो ये T.S. इलियट का है। और प्रीफेस टू लिरिकल वेल्डेस किस आलोचक की कृति है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर बी तो विलियम वर्ड्सवर्थ की है, द प्रीफेस टू लिरिकल वेल्डेस। अब मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने सारे सिद्धांत बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखे हैं। और ग्रामीण भाषा में काव्य की गहन अनुभूतियों को व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती, ये कथन किसका? ये कथन भी जब मैंने पढ़ाया था तो बहुत ही जोर दे देकर इस बात पर नोट किया था, मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट है। तो ये था कालरीज का सिद्धांत। कालरीज का कल्पना और फेटेंसी का सिद्धांत दिया था कालरीज ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की तुलना किस कवि से की जाती है? सुमित्रा नंदन पंत की तुलना किस कवि से की जाती है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विलियम शेक्सपियर से इसकी तुलना की जाती है। भाषा पर सर्वाधिक बल देता है, कौन बल देता है भाषा पर? प्रश्न नंबर 84 का आपको राइट आंसर बताना है। और भाषा पर सर्वाधिक बल देता है रूपवाद। बोरिक एकनेवाद का संबंध है, बोरिक एकनेवाद का संबंध है। प्रश्न नंबर 85
तो बोरिक एक ने, ये भी प्रश्न इस तरीके से नेट में पूछे जाते हैं, किसका संबंध किससे है, तो ये है रूपवाद से। अभिव्यंजनावाद मैंने किसका बताया था, क्रोंचे का बताया था। स्वयं प्रकाश ज्ञान का संबंध, ये प्रश्न भी पीछे आ चुका है, तो अभिव्यंजनावाद का दूसरा नाम है स्वयं प्रकाश ज्ञान, ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 87, द्वंद्वात्मक का भौतिक विकासवाद की विचारधारा का देन है। द्वंद्वात्मक का भौतिक विकासवाद ये एक सिद्धांत का नाम है, और विचारधारा देन है किसकी है ये 87 का, तो ये मार्क्सवाद की है। कौन सी कविता मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है, तो कौन सी कविता मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर बी, यानी कि प्रगतिवादी रचनाएं जितनी भी हैं, जिसमें लगभग 5 कवि आ जाते हैं, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, और ये जो 4-5 कवि हैं प्रगतिवादी, ठीक है, तो ये सारे ये कविताएं कैसी हैं, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। प्रश्न नंबर 89, मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है गोदान पर, शेखर एक जीवनी पर, वैशाली की नगर वधू पर, या दादा कामरेड पर। 89 का आपको राइट आंसर, तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि देखो ये गोदान किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की, तो विश्लेषणवादी कवि नहीं था। मनोविश्लेषणवादी कवि कौन थे, 3 कवि थे, एक तो अज्ञे, दूसरा जैनेन्द्र को स्थान दिया जाता है, और तीसरा जो है इलाचंद्र जोशी का। तो ये 3 कवि थे, तो यहाँ पर जैनेन्द्र की एक शेखर एक जीवनी अज्ञे की है, और यही जो है इसी पर मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 90, अस्तित्ववाद से प्रभावित कृति है। प्रश्न नंबर 90, अस्तित्ववाद से प्रभावित कृति कौन सी है, तो किसमें अस्तित्ववाद की बात कही गई है, प्रश्न नंबर 90, तो अपने अपने अजनबी, ठीक है। और ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो ये जो रचना है अपने अपने अजनबी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा समीक्षक मार्क्सवादी है। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान, या उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कुछ समीक्षक जो सारे समीक्षक थे, रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान, ये तीनों के तीनों मार्क्सवादी समीक्षक हैं, जो शोषक और शोषित का विरोध करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। कुछ मैंने इस प्रकार के प्रश्न भी डाल दिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे प्रश्न सोल्व करने से आपको सारी रचनाएं याद हो जाती हैं। तो सुमेलित करने वाले प्रश्नों को आप किस प्रकार से करेंगे, जो आपको आता है उसे आप सबसे पहले मिलाइए। तो मैंने बार बार बताया, अभिव्यंजनावाद जो है क्रोंचे का है, बी का राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब देखते हैं बी का जो राइट ऑप्शन है वो तीनों में है, तो ऑप्शन ए आपका कट हो गया और ऑप्शन डी भी आपका कट हो गया। उसके बाद आपका जो है ये आप अगला मिलाइए, जो भी आपको आता है, जिसका भी आपको पक्के से कंफर्म आपको पता है। तो देख लेते हैं अगला, जो अभिव्यंजनावाद है ये किसका है, तो मैंने ये क्रोंचे का बताया आपको। और मार्क्सवाद किसका है, तो ये कार्ल मार्क्स का ही है। अब आपको 2 का पता चल गया, तो सी का कौन सा है, 4, सी का 4। अब आपको पक्का कंफर्म हो गया कि बी का 3 और सी का 4। अब सी का 4 और कहीं भी नहीं है, तो यहीं पर आपको पता चल गया कि आपका, अगर आपको 2 रचनाएं भी पता है तो आप मिलान करने वाले प्रश्न इजीली आप कर लेंगे। तो ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा। ए का ये अस्तित्ववाद का सिद्धांत किसने दिया, किरकेगार्ड। और मार्क्सवाद ये मार्क्सवाद का ही था। कार्ल मार्क्स का अभिव्यंजनावाद क्रोंचे का। और स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे था, वाल्टर स्कॉट से। तो इस तरीके से आपका इस प्रश्नों को सही कीजिए। उसके बाद इसी तरीके का एक प्रश्न और है, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। द रिपब्लिक, तो ये आपको बताना है प्रश्न नंबर 93 का जो आपको राइट आंसर बताना है। थोड़ा मैं एक ही जगह पर आपको ये दिखा देती हूँ ऑप्शन भी। तो 93 का जो राइट आंसर होगा आपको बताना है, तो ये द रिपब्लिक किसके, द रिपब्लिक, द स्टेट्स, द लॉज, ये मैंने बताई थी। ये रचना किसकी है, प्लेटो की। अब ए का दूसरा एक ही ऑप्शन में है।
तो आपको सीधा तुरंत ही पता चल गया कई बार, लेकिन यूजीसी जैसे नेट एग्जाम में कई बार पेपर सीधा भी पूछ लेते हैं और कई बार उलझा भी देते हैं। तो बी का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑन दी सबलाइन, ये किसकी पुस्तक है? लोजाइन्स की। पोइटिक्स किसकी रचना है? पोइटिक्स है अरस्तु की। और उसके बाद एस्थेटिक्स है क्रॉन्चे की। प्रश्न नंबर डी का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। तो एस्थेटिक किसकी है? क्रॉन्चे की, सौंदर्यवाद। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ऐसे सोल्व करना है। क्रॉन्चे के अनुसार सौंदर्य का तत्व कौन सा है? प्रश्न नंबर 94 का आपको राइट आंसर बताना है। तो क्रॉन्चे के अनुसार सौंदर्य का तत्व इनमें से ये सभी हैं: अंतः संस्कार, अभिव्यक्ति और अभिव्यंजनावाद का स्वरूप। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है औदात्य आत्मा की। अब मैंने कहा था औदात्य का नाम आते ही आपको सीधा देखना लोजाइन्स का है। ये औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है, ये कथन है लोजाइन्स का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 96 एक की अनुभूति सबकी अनुभूति बना देना कवि का संप्रेषण कौशल है, ये विचार किसका है? प्रश्न नंबर 96। तो ये है ऑप्शन ए IA रिचर्ड्स का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो ये भाषण शास्त्र रिटेरियोज जो है भाषण शास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 97। तो ये भी अरस्तु का ही है। और नेक्स्ट प्रश्न है गरिमा में रचना विधान तत्व माना गया है। गरिमा में रचना विधान तत्व माना गया है। तो ऑप्शन 98 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। कवि के व्यक्तित्व को कविता की भव्यता से संबंध कर काव्य चिंतन की दिशा को परिवर्तित करने का श्रेय है। प्रश्न नंबर 99। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप चाहते हैं कि हमें इसी तरीके से अब 18 जून को जब नेट का एग्ज़ाम है आपको इसी प्रकार के MCQ चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर डालें। मैं आपके पास 1 या 2 वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। धन्यवाद।